हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नई अध्याय और एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें से आज हम लूसेंट की भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। लूसेंट की भौतिक विज्ञान को अच्छे से पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा लूसेंट की बुक को। तो आज से हम इसी सीरीज़ को पढ़ेंगे और इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएंगे। तो आज हम इसी से संबंधित सारे क्वेश्चनों को एक एक करके पूरे भौतिक विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो और ये सीरीज, और हम पूरा लूसेंट को एक एक करके पूरा ख़त्म करेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? या भौतिक जो है, भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा तथा उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का एक मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का प्रयोग भौतिकी के ज्ञान बहुत हद तक निर्भर करता है। अर्थात भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। मात्रक क्या है? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। और मात्रक दो प्रकार का होता है, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक दो प्रकार का, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। यसाई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है, जिसे नीचे दिया गया है। अर्थात यसाई पद्धति में मात्रकों की संख्या 7 है, जैसे कि लंबाई का यसाई मात्रक मीटर, जिसका संकेत जो होता है वो मीटर होता है, अर्थात मीटर को यम से। वही द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसका संकेत इंग्लिश में केजी या किलोग्राम कहते हैं। समय का मात्रक सेकंड है, जिसे हम एस से निरूपित करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन है, जिसे के से निरूपित करते हैं। वही विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, जिसे हम ए से निरूपित करते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है, जिसे हम CD कैंड से निरूपित करते हैं। पदार्थ का परिमाण मोल होता है। पदार्थ का जो परिमाण होता है उसका यसाई मात्रक मोल है, जिसे हम उसका प्रतीक भी मोल ही होता है। यसाई के संपूरक मूल मात्रक क्या होते हैं? यसाई के संपूरक मूल मात्रक जिसे समतल कोण, अब समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, वही घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये इम्पोर्टेंट है, जरूर आप इसे ध्यान रखें कि घन कोण का मात्रक क्या होता है। तो घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, और समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह अथवा संकेत रेड RAD रेड से निरूपित करते हैं। और घन कोण का जो मात्रक स्टेरेडियन है उसे हम SR से निरूपित करते हैं। यसाई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत दिया है, जैसे ताप को हम डिग्री सेंटीग्रेड से निरूपित करते हैं, जिसे हम डिग्री C कहते हैं। लेकिन अब ये पुराना नाम है और नया है डिग्री सेल्सियस कहते हैं। अर्थात पहले डिग्री सेंटीग्रेड कहते थे, अब डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ये नया नाम है। वही अगर आवृत्ति की बात करें, क्या आवृत्ति का
पुराना जो मात्रक होता था वो कंपन प्रति सेकंड होता था, लेकिन आवृत्ति का आधुनिक या नया नाम है हर्ट्ज, जिसे हम ZHz से निरूपित करते हैं। ज्योति तीव्रता का पुराना नाम कैंडल शक्ति है, लेकिन अब नया नाम जो है उसे हम कैंडला अर्थात CD से निरूपित करते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, और प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। किसका? एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक कहते हैं। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष और 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर के ये बराबर होता है। अर्थात दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक कहलाती है। और दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन ये सबसे बड़ी इकाई। और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष और अथवा मीटर में अगर मान निकालेंगे तो 3.08 गुणे 10⁻16 होगा। बल का सेल्सियस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। सेल्सियस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो डाइन होता है। एवं एसआई पद्धति में मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, वही सेल्सियस पद्धति में जब बात आएगी तब उसका बल का मात्रक डाइन होता है। सेल्सियस पद्धति में बल का मात्रक डाइन और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। एक न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। कार्य की सेल्सियस पद्धति में मात्रक अर्ग है, एवं एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। कार्य की सेल्सियस पद्धति में जो मात्रक है उसे हम अर्ग और एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। 10 विभिन्न घातों के प्रतीक। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। भौतिकी में बहुत छोटी और बड़ी राशियों के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 की कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 10 की घात और इनके पूर्व प्रत्यय और प्रतीक क्या हैं। जैसे कि 10⁻18 को क्या कहते हैं? 10⁻18 को एक्सा कहते हैं, जिसका प्रतीक ई है। वही 10⁻15 को पेटा कहते हैं, जिसे पी से इसकी सिंबल है। 10⁻12 ये टेरा कहलाती है। 10⁻9 गीगा, जिसे जी से निरूपित करते। 10⁻6 को मेगा, जिसे यम से, और 10⁻3 जिसे किलो से के से निरूपित। वही 10⁻2 हेक्टो से निरूपित करते, जिसे यच से निरूपित। 10⁻1 अर्थात डेका को DA से निरूपित करते हैं। अर्थात डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा और हेक्सा, ऐसे करके पावर है। अगर देखा जाए तो 10⁻1 को डेका, ऐसे अगर इसका 10⁻18 है तो इसको हम एटो अर्थात स्मॉल ए से, 10⁻−15 फेप्टो जिसे हम स्मॉल एफ, 10⁻12 पी को जिसे हम स्मॉल पी, 10⁻−9 नैनो, तो 1 नैनो बराबर 10⁻−9 सेकंड होता है। तो नैनो को यन से, 10⁻−6 को माइक्रो से, स्मॉल म्यू से, और 10⁻−3 मिली
यम से 10⁻² सेंटी, स्मॉल c से 10⁻1 डेसी, स्मॉल d से निरूपित करते हैं। ऐसे अब गति के बारे में अगर देखें तो गति अदिश राशि, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? तो अदिश वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होता, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सदिश राशियाँ हैं, कौन अदिश राशियाँ हैं, इसलिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस है ये सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ और अदिश, इसीलिए इसके जिसे जो उदाहरण दिया है इसे आप जरूर याद रखें। जैसे अदिश है उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, सदिश राशियाँ होती हैं वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। इसके अंतर्गत से वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि आता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है कि जैसे कि सदिश राशियों में क्या आएगा? वेग आएगा, विस्थापन, बल आएगा और त्वरण आएगा। ये हैं कौन सी? सदिश राशियाँ। वही अदिश राशियों में द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये हैं अदिश राशियाँ। दूरी क्या है? दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। ये सदैव धनात्मक में होती है। दूरी हमेशा धनात्मक में होती है और दूरी जो है यह अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की नहीं। विस्थापन, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका यसाई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन की यसाई मात्रक मीटर होती है और विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है। वही दूरी जो है यह अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसीलिए चाल क्या है? चाल किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है क्योंकि यह एक अदिश राशि है। इसका यसाई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या है? चाल अदिश राशि है। चाल की बात करें तो चाल अदिश राशि है। इसका यसाई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है? ये विस्थापन जो है ये सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी है यह एक अदिश राशि है और यह हमेशा धनात्मक होती है। वेग के बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग क्या है? वेग यहाँ पर देखा जाए तो ये सदिश राशियाँ हैं और मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। जो मात्रक यहाँ पर चाल की होती है वही मात्रक यसाई मात्रक में मीटर प्रति सेकंड का भी होता है। लेकिन यहाँ पर वेग जो है ये सदिश राशि है और चाल की बात किया जाए यहाँ पर यह अदिश राशि है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग कहलाती है। त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को
त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्या? यह एक सदिश राशि है। इसका यासाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो ऋणात्मक होता है, जिसे हम मंदन कहते हैं। यदि समय के साथ वस्तु का जो वेग है घटता है तो हम उसे त्वरण कहते हैं, जिसे मंदन कहा जाता है। और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण एक सदिश राशि है। प्रक्षेप गति क्या है? जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है और इसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप गति कहते हैं। ये सदियों परवलयाकार होता है। धनुष से छोटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छोटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। क्या हैं? प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड की एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन यह होता क्या है? अर्थात वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं और सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छोटा बाण, हवाई जहाज से गिरा बम या तोप से छोटा गोला आदि का मार्ग जो होता है परवलयाकार होता है। अर्थात कहने मतलब है जब हम परवलयाकार अगर धनुष छोड़ता है तो ये कुछ ऐसे करके एक वक्र के नुमा आकृति ऐसे बना लेगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर वो बाण लेकर के धनुष लेकर के जब वो छोड़ता है तो जब ऐसे यूँ करके जाएगा तो ऐसे आकृति बना लेगा, तो इसी आकृति को परवलयाकार बोला गया है। तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। 45 के कोण पर ऊपर की ओर, अर्थात प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी चीज़ को फेंकते हैं तो वो क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो अधिकतम दूरी पर जाएगा। जितनी अगर जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ेगी तो वो उतने ही पास जाकर के ही गिरेगी। इनका यही कहने का मतलब है जब किसी वस्तु को परवलयाकार से या प्रक्षेप गति से किसी चीज़ को जब अधिक दूरी पर भेजना हो, फेंकना हो, तो हमें क्षैतिज से 45 अंश का कोण बनाना चाहिए, अर्थात 45 अंश के कोण बनाने चाहिए। प्रक्षेपण कोण जो होता है थीटा और 90 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 अंश का कोण बनता है। अर्थात प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच जो होता है 90 अंश का कोण बनता है। वृत्तीय गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पथ को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पथ
स्पर्श रैखिक उड़ जाता है। कोणीय वेग, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को हम ओमेगा अर्थात उल्टा W से निरूपित करते हैं। इस निरूपित किया जाता है अर्थात ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, अर्थात ओमेगा बराबर होगा थीटा बटे टी। यदि 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर होगा 2 पाई r, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई अर्थात 360 रेडियन में घूम जाती है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुणे n अर्थात 2 पाई r n, यही उसकी रेखीय चाल होती है। अर्थात v बराबर हो जाएगा रेखीय चाल v बराबर 2 पाई r n, और 2 पाई r n होता है। और ओमेगा बराबर 2 पाई r n, 2 पाई r n, ओमेगा बराबर 2 पाई n क्या होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई n। तो अब रेखीय चाल b बराबर होगा ओमेगा इंटू r। तो रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे त्रिज्या, r क्या है, त्रिज्या है। पाई की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। तो पाई की जो गणना है सर्वप्रथम आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन का गति का नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के गति का जो नियम कहता है कि भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के प्रथम गति नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात कहने मतलब है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल न लगाएं। यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है। प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। इम्पोर्टेंस यहाँ पर है कि जो प्रथम नियम न्यूटन का प्रथम गति का जो नियम होता है उसे हम गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल की परिभाषा क्या है? बल वो का बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन है। तो बल क्या है? बल एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन है, यसाई मात्रक। जड़त्व के कुछ उदाहरण, जैसे जड़त्व के कुछ उदाहरण समझेंगे। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़ कर के नीचे झड़ कर गिर पड़ते हैं। तो ये सब जड़त्व का उदाहरण है। आप इसे जरूर याद रखेंगे कि जड़त्व का उदाहरण क्या है या इसमें से कौन नियम लागू होता है। तो हम जड़त्व के ये नियम हैं और उदाहरण भी। संवेग क्या है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं।
अर्थात संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान। तो यहाँ इस परिभाषा से हम, इस फार्मूला से हम संवेग की परिभाषा निकाल सकते हैं। अर्थात किसी वेग या किसी वस्तु की वेग v किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग का जो मात्रक है ये सदिश राशि है, जिसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। और फार्मूला संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। इसी से फार्मूला वेग गुणे द्रव्यमान अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका SI मात्रक अगर देखें तो मात्रक जो होता है SI मात्रक होता है किलोग्राम प्रति सेकेंड। और संवेग एक सदिश राशि है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर m में क्या होगा? F बराबर ma होगा। अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। प्रथम नियम जो है ये दूसरे नियम का ही अंग है। तो न्यूटन का दूसरा नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग जो परिवर्तन होगा वो बल की दिशा में होगा। और यदि आरोपित बल F हो उसमें उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन या बल F बराबर होगा क्या? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर m में होता है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन का तृतीय नियम है। अर्थात प्रत्येक क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होता है। ये न्यूटन के तृतीय नियम है। कैसे? बंदूक से, जैसे उदाहरण अगर बात करें तो बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में, ये सब यहाँ पर न्यूटन के गति का तृतीय नियम लागू होता है। जब हम बंदूक को या बंदूक की गोली को चलाते हैं तो बंदूक झटका पीछे की ओर देता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम इसे कहते हैं। और वही अगर नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में भी न्यूटन के गति का तृतीय नियम लागू होता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर रहता है। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का संवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल अथवा संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का जो मात्रक होता है वो न्यूटन सेकंड होता, जिसका आवेग एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं।
इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई यम द्रव्यमान का पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस प्रकार कार्य वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर होगा mv² बटे r। अर्थात कहने अभिकेंद्रीय बल क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अर्थात जब हम किसी वृत्त के चारों ओर चलेंगे तो एक बल कार्य करेगा, वो भी केंद्र की ओर कार्य करता है, उससे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। अगर हम यह बल नहीं, अभिकेंद्रीय बल के अभाव में कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे नहीं चल सकता। यदि कोई यम द्रव्यमान का पिंड v चाल से त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो उस वस्तु पर कार्य वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यह बराबर होता है mv² बटे r। अपकेंद्रीय बल क्या है? अब हम अभी तक अभिकेंद्रीय बल और अब अपकेंद्रीय बल के बारे में जानेंगे। जड़त्वीय फ्रेम के न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें प्रवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहते हैं या कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होता है, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अभी एग्जाम्पल आ सकता है कि इसमें कौन सा बल लग रहा है, तो आपको याद रखना है जो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है उसके अंतर्गत आता है कपड़े सुखाने की जो मशीन है। यहाँ पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन से भी यहाँ भी अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है, जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता, जो कि बिल्कुल गलत है। बल आघूर्ण क्या है? बल के द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल के द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण T बराबर होगा बल गुणे आघूर्ण भुजा। बल आघूर्ण का मान क्या होता है या बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होगा? बल आघूर्ण बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? बल आघूर्ण जो है यह सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। सरल मशीन ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है और सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगा करके किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे कि उत्तोलक, घिरनी, आनत, तल, स्क्रू, जैक आदि। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयास और भार। उत्तोलक में 3 बिंदु आलंब होता है। एक किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक
की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे हम आलंब कहते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। आयास उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते। भार क्या है? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के प्रकार ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। इसके उदाहरण को प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है इस वर्ग में उत्तोलकों में आलंब जो F है आयास E तथा W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर और एक से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण हैं जैसे कैंची, पिलास, सिंड़सी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप। ये जो होता है ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि जो आलम ई होता है आयास, आलम F जो होता है E तथा W के बीच में होता है। E तथा W के बीच में होता है। अर्थात कुछ ये जैसे इसने ये बोला कैंची, तो कैंची कुछ ऐसे करके तो आलम्ब जो होता है अब यहाँ पर होगा और हम भार जब कहाँ पर लगाएंगे जिसे बीच में हमारा आलम्ब F होगा और भार जो होगा ये किनारों पर W होगा और E जो होगा E, अर्थात हम आयास जो कहेंगे वो किनारों पर, अर्थात कहने का मतलब है आलम्ब बीच में होगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। वही द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो इस वर्ग के उत्तोलक में जो आलम्ब F है, आलम्ब F जो होगा F व आयास E के बीच भार W होता है। इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब F व आयास E के बीच W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। जिसके उदाहरण आते हैं सरवता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी। ये होते हैं द्वितीय उत्तोलक के। अर्थात इसमें जो भार होगा ये भार बीच में होगा, कहाँ पे? बीच में W होगा और किनारों पर F और E होगा। कहने मतलब है तो हम उसे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जो आलम्ब F और W के बीच में आयास E होता है, F और W के बीच में, F और W के बीच में अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर E होगा, अर्थात आयास E होगा। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। अर्थात जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ जो होता है ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। ये उत्तोलक आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से ये उदाहरण जो हैं अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ये किस श्रेणी के उत्तोलक हैं। जिसमें कैंची, पिलास, सिंड़सी, कील हुआ और इसमें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जो होते हैं इसमें आता है सरवता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी और तृतीय में आता है इसमें चिमटा, मनुष्य का हाथ। ये तो ज़रूर याद रखेंगे कि इसके जो आयाम होते हैं ये कहाँ पर होता है। तो अगर हम इसको शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो प्रथम उत्तोलक जो होगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में अगर देखा जाए तो जो आलम्ब F होता है ये आयास E तथा W के बीच में होता है। अर्थात जो F होगा ये बीच में होगा और W और E क्या होंगे? किनारों पर होंगे। वही प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। वही अगर दूसरा बात किया जाए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की तो यहाँ पर जो आलम्ब F और आयास E के बीच में W होता है। F और आयास E के बीच में W होता है और यहीं पे W
आयास ई बीच में आ जाएगा और एफ और डब्ल्यू किनारों पर हो जाएंगे। गुरुत्वीय केंद्र क्या है? किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वो बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्वीय केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्वीय केंद्रों पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं: अस्थायी, अस्थायी तथा उदासीन। अस्थायी संतुलन यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थायी संतुलन कहते हैं। अस्थायी संतुलन यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो इसे अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन यदि वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्वीय केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। अस्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए कुछ 2 शर्तों को पूरा होना आवश्यक है। पहला है कि वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। वही गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। अर्थात यहाँ पर है कि गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो ये जो कार्य ऊर्जा एवं शक्ति है, ये कार्य ऊर्जा एवं शक्ति अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की जो ये क्लास है लूसेंट की भौतिक विज्ञान की क्लास आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। ये है विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है और हम यहाँ से सारा एक एक करके लूसेंट को कंप्लीट किया जाएगा। तो अगली क्लास में हम ऊर्जा, कार्य एवं शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल घंटे जरूर बजाएं। अगर आप नहीं तो आपको बेल घंटी ज़रूर बजा लेना चाहिए जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको सही सा टाइम पे मिले। चलिए हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।